हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 11th में आपका जो यूनिट था सेल से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को पता है ना। आपने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा हुआ है, सेल साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ है, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र क्या होता है, और कोशिका मूलतः होती क्या है। कोशिका आपकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसी भी जीवन के लिए कोशिका ही बेसिक यूनिट है, उसके बिना कोई भी जीवन नहीं शुरू हो सकता। ये सब जानने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो कि आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जानेंगे। उससे आप ये पता लगा पाएंगे कि आपका ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लेवल तक कंप्लीट है। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इसके हम या इनको हम क्या कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न। कुछ क्वेश्चन हम इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे ताकि आप ये चीज अंदाजा लगा सकें कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उसका आपका कितना कंप्लीट है, वो आप समझ लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का। द सेंट्रियोल अंडरगोज डिप्लीकेशन ड्यूरिंग, क्वेश्चन आप 1 लिखेंगे। द सेंट्रियोल undergoes duplication during और इसमें आपका ऑप्शंस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ऑप्शंस। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें क्या है, एक है आपका एस फेज, यानी कि जिसको हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। एक है आपका प्रो फेज, ऑप्शंस हैं ये आपके, प्रो फेज। सी है आपका मेटा फेज, मेटा फेज, और डी क्या है आपका, G2 फेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? देखिए, जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होता है उसका डुप्लीकेशन कौन सी प्रोसेस में होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है पहले से, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको क्या करेंगे, रिवाइज। जब एस फेज होता है, यानी कि जो सिंथेसिस फेज होता है, सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेज, जो इंटरफेज में जो सिंथेसिस फेज होता है उस समय पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, उस समय पे हिस्टोन प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस होता है। तो सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल्स उसी समय पर पाए जाते हैं। तो अब हम आंसर समझ चुके हैं। ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। एस फेज के दौरान ही डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस में शुरू होता है, और सेंट्रियोल जो है साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, यानी कि वो थोड़ा सा बढ़ता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एस फेज के दौरान ये घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, आपका एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेल्स इन G0 फेज। ये भी कोई फेज होता है ना, आप सबको पता है। सेल्स इन
G0 फेज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जीरो फेज में क्या होता है? एंटर द सेल साइकिल। सेल जो है सेल साइकिल में एंटर करती है और सस्पेंड द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल और टर्मिनेट द सेल साइकिल। सेल्स इन जीरो फेज, G0 फेज में कौन सी प्रावस्था होती है? टर्मिनेट द सेल cycle, and fourth one is exit the cell cycle. Exit the cell cycle. अब आप सबको पता है कि जो सेल डिवीजन होता है उसमें इंटरफेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है और उसके बाद G1, G2 फेजेस होते हैं, S फेज होता है और उसके बाद क्या होता है आपका इंटरफेज होता है। तो इस दौरान में जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुकी होती है तो उस समय पे क्या होती है? G0 फेज होती है। यानी कि वो फेज कौन सी है? इसका ऑप्शन जो है वो सोचेंगे कौन सा करेक्ट है। जब G0 फेज कौन सी फेज होती है? रिवीजन चल रहा है तो ध्यान से सुनेंगे। G0 फेज जो है वो कौन सी है? वो वैसी स्टेज है जहां पे सेल्स जो है सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती हैं। कैसे? क्योंकि ये एक रेस्टिंग फेज होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? G0 फेज ही क्या कहलाता है? G0 फेज ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्वोशेंट फेज। क्या कहलाता है? क्वोशेंट फेज। इस दौरान क्या होता है? जो कोशिका है वो विभाजित हो चुकी होती है। तो क्वोशेंट फेज में इन विच द सेल्स डू नॉट डिवाइड, इस फेज में सेल्स जो है डिवाइड नहीं करती हैं, या हम कहेंगे कुछ सेल्स के लिए ये परमानेंट स्टेट हो जाता है। जैसे G0 फेज जो है ये किसके लिए परमानेंट स्टेट है? न्यूरॉन्स के लिए। G0 फेज जो है ये न्यूरॉन्स के लिए परमानेंट स्टेट है। न्यूरॉन्स के लिए G0 जो है ये परमानेंट स्टेट है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि सेल्स इन G0 फेज एग्जिट द सेल साइकिल। नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट सीक्वेंस। हम क्या देखेंगे? करेक्ट सीक्वेंस। जो सेल डिवीजन होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। Phases of cell cycle is, the correct sequence of phases of cell cycle is option number A, option number B, option number C and option number D. ठीक है, ये क्या है? पहले कौन सा फेज होता है देखेंगे ना, उसको ध्यान से सोचेंगे। पहले G1 फेज होता है, उसके बाद तुरंत G2 फेज आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऐसा कह रहा है। उसके बाद सिंथेसिस फेज आ जाता है जिसको S फेज कहते हैं, और उसके बाद मेटा फेज आ जाता है जिसको हम M फेज कहते हैं। दूसरा सीक्वेंस बता रहा है कि पहले सिंथेसिस फेज हो जाता है, उसके बाद G1 फेज आता है, उसके बाद जो है G2 फेज आता है, और उसके बाद जो है आपका मेटा फेज आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सी कह रहा है कि पहले G1 फेज आता है, उसके बाद सिंथेसिस फेज आता है,
उसके बाद G2 फेज आता है, उसके बाद मेटाफेज आता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पहले मेटाफेज आता है, उसके बाद G1 फेज आता है, उसके बाद G2 फेज आता है, उसके बाद सिंथेसिस फेज आता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जिन बच्चों ने सेल साइकिल को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आप सबको पता है कि सबसे पहला फेज कौन सा है, सबसे दूसरा फेज कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। पहले G1 फेज आता है, उसके बाद सिंथेसिस फेज आता है, उसके बाद G2 फेज आता है और उसके बाद आपका मेटाफेज जो है वो आता है। जहां पे G1 जो है और G2 ये फर्स्ट और सेकंड ग्रोथ फेज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, G1 और G2 ये दोनों जो हैं G1 G2 फर्स्ट ग्रोथ फेज और ये क्या है, सेकंड ग्रोथ फेज, सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है, उसके बाद एस फेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंथेसिस फेज को रिप्रेजेंट करता है। एस फेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंथेसिस फेज को, यानी कि जहां पे डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज यानी कि जहां पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, और एम फेज क्या है, माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज जहां पे सेल जो है डिवीजन करना शुरू करती है। एम फेज क्या है, एम फेज माइटोटिक फेज जहां पे सेल जो है डिवाइड करना शुरू करती है, where cell begin to divide, है ना। तो अब जब ये आपने देखा, अब इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है ना। समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे, अब इससे आप अंदाजा लगाते जाइए कि कौन सा जो है आपका कितना हद तक आपका तैयार है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के समय पे, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस यानी कि कोशिका की वृद्धि के समय पे जो डीएनए निर्माण की प्रक्रिया है वो कहां पर होती है। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, एस फेज फॉर सिंथेसिस फेज। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, G1 फेज, दैट इज ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज। G1 फेज दैट इज फर्स्ट ग्रोथ फेज। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, G2 फेज दैट इज सेकेंड ग्रोथ फेज। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, एम फेज यानी कि आपका माइटोटिक फेज, है ना। तो इसमें आप सबको पता है कि डीएनए की सिंथेसिस किस फेज में होती है। तो आपका जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, कोशिका चक्र के समय पे कोशिका विभाजन जो है वो कहाँ पे होता है, सबसे बड़ा उसका फेज है इंटरफेज, है ना। और उस इंटरफेज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, आपका ग्रोथ 1 फेज, इंटरफेज, उसके बाद ग्रोथ 2 फेज, और उसके बाद इस फेज में जो सेल होती है, जो कोशिका होती है,
वो अपने आप को तैयार करती है विभाजन के लिए, यानी कि सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। और उसके बाद एस फेज में जो सिंथेटिक फेज है उसमें डीएनए जो है डुप्लीकेशन या सिंथेसिस उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? इस क्वेश्चन को समझ में आया आप लोगों को? एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग। ड्यूरिंग सेल डिवीजन एपिकल मेरिस्टम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। कहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है उसको हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पहले तो देखेंगे। Which of the following occurs more than 1 and less than 5 in a chromosome? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप सबको पता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। आपको स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का पता होना जरूरी है। आप सबको पता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर सेंट्रोमियर होते हैं, क्रोमैटिड होता है, सेंट्रोसोम्स होते हैं और टीलोमियर्स होता है। अब उसको देखेंगे और समझेंगे किस तरह से। Which of the following occurs more than one which of the following occurs more than 1 and less than 5 and less than 5 in a chromosome? In a chromosome, यानी 4 चीजें ऐसी आपके सामने जिसमें से आपको बताना है कि वो 1 से ज्यादा होती हैं और 5 से कम होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। ऑप्शन नंबर बी में लिखते हैं क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी में लिखते हैं बच्चों सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर डी में लिखते हैं टीलोमियर। अब देखिए आपका जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम में 1 सेंट्रोमियर पाया जाता है, 2 क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं, लेकिन 4 टीलोमियर्स पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? 2 ईच एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द ईच क्रोमैटिड। तो टीलोमियर जो है उसकी संख्या जो है ज्यादा है, 5 से कम है ना, लेकिन 4 टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिड 2 प्रेजेंट होते हैं। आप सबको पता है कि जैसे ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो ये क्या है? जो क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, तो ये एक क्रोमैटिड हो गया और ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, टीलोमियर जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे, वो जो है वो संख्या में होते हैं 4। तो इसलिए ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है ना। टीलोमियर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 5 से कम होते हैं और 1 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स के बारे में। स्पिंडल फाइबर्स जो है कहाँ पे अटैच होते हैं, है ना। क्वेश्चन देखेंगे, स्पिंडल fibers attach onto कौन कौन सा
ऑप्शन आप दे रहे हैं। एक है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी कहता है सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी कहता है काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी कहता है टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। तो आप सबको पता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कहाँ पे अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर्स से अटैच होते हैं अपना कोशिका विभाजन के दौरान। दे हेल्प द क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स टू गेट सेपरेटेड टू द टू डॉटर सेल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। काइनेटोकोर जो है, क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर होता है, स्पिंडल फाइबर्स उसी पर अटैच होते हैं और कोशिका विभाजन के दौरान वो अपोजिट पोल्स की तरफ खींचने का काम करते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, इन क्वेश्चंस से क्या कुछ आपका रिवीजन हो रहा है? क्या अच्छे से रिवीजन हो पा रहा है आपका? आप समझ पा रहे हैं? अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस और, अगर हम इस यूनिट से कुछ क्वेश्चंस अगर देख लें सेल वाले चैप्टर से, कुछ क्वेश्चंस सेल वाले चैप्टर से देख लेते हैं। सेल वाले चैप्टर से आपने ये सेल डिवीजन वाले चैप्टर से देख लिया हमने, सेल साइकिल वाले चैप्टर से। ठीक है, हम देख लेंगे सेल वाले चैप्टर से। सेल वाले चैप्टर में क्या देखेंगे? सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए, जैसे बहुत ही इजी चीजें पूछी जाती हैं, कोई कठिन क्वेश्चन तो होता नहीं है ना, सरल सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका सेल डिवीजन से संबंधित। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? आप सबको पता है कि सेल वॉल जो है केवल उसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है ना। हम अगर बात करें राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज की, अगर पूछा जाए कि आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका भित्ति मौजूद होती है, पादप कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी जंतु कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया में, या प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका भित्ति जो है वो किसमें मौजूद होती है? तो आप सबको पता है कोशिका भित्ति किसमें मौजूद होती है? जंतु कोशिका में क्या कोशिका भित्ति मौजूद होती है? तो नहीं मौजूद होती है। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है? नहीं मौजूद होती है।
क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? नहीं प्रेजेंट होती है। तो यानी कि ऑप्शन जो है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। ठीक है। अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस बच्चों पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका अगर ये पूछा जाए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था, है ना। अगर पूछा जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था, who proposed fluid mosaic मॉडल। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके लिए दिया गया है ना। इसमें मैं आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगी, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके लिए दिया गया था? एक तो सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था, है ना। अब इसमें ये चीज आपको लर्न करनी है। कोई भी क्वेश्चन घुमा के टिपिकल, अगर मान लीजिए ट्रिकी भी पूछा जाता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। तो ये पहला पॉइंट आपको लर्न करना है। दूसरा आपको लर्न करना है कि किसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्रपोज किया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था या इम्प्रूव किया था किन्होंने? सिंगर और निकोलसन ने। किन्होंने किया था? सिंगर और निकोलसन ने। ये जो दो वैज्ञानिक थे, सिंगर एंड निकोलसन। कौन से ईयर में प्रपोज किया था इन्होंने? 1972 में। किसमें किया था प्रपोज? 1972 में प्रपोज किया था। 1972 में इन्होंने इम्प्रूव्ड मॉडल इसका प्रपोज किया था। और उसमें क्या कहा गया था? उसमें कुछ चीजें कही गई थी, जैसे कि इसमें जो है अर्ध तरल लिपिड जो है वो क्वासी फ्लूइड होता है, अर्ध तरलीय स्वभाव के कारण। ओवरऑल जो है बाइलेयर, उसमें प्रोटीन्स जो है वो लेटरल मूवमेंट के लिए काम करती हैं। और मेम्ब्रेन में प्रोटीन की जो मूव करने की एबिलिटी है उसको फ्लूइडिटी के रूप में मेजर किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो आपके इस यूनिट से रिलेटेड थे। इससे आपने अपना आइडिया लगा लिया होगा कि आपका जो है चैप्टर वो कितने हद तक कंप्लीट है। आपका यूनिट 3 का था जो सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। यूनिट 3 का आपका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने किए, जिसमें दोनों चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए। अब इससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका चैप्टर जो है वो किस हद तक कंप्लीट है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर कुछ आपने किया है ना। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो जो आपने क्वेश्चंस आज किए उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट किस लेवल तक क्लियर हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।